हेलो बच्चों, तो जेई एडवांस 2025 का पेपर रिलीज हो गया और अब हम आपके सामने सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर 1 का। मेरे साथ में रहेंगे आरआरजे सर और श्याम सुंदर सर एंड घनानंद जी, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं हूं एमपी सर, जो आपके सामने फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कुछ पोर्शंस को डिस्कस करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है, द हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्राइट at 60 to 70 degrees Celsius and ammonium nitrate at 200 to 250 degrees Celsius is associated with the formation of nitrogen containing compound X and Y respectively. X and Y respectively are. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, जिसमें अपन से दो कंपाउंड्स के हीटिंग इफेक्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे अगर हम क्लासरूम के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन में रहता है। बच्चों को समझाने के हिसाब से अमोनियम सॉल्ट्स के हीटिंग इफेक्ट में भी पढ़ाते हैं। बाकी इसको इस तरह से भी याद करवाते हैं कि भाई नाइट्रोजन यहाँ पर -3 में है और यहाँ पर नाइट्रोजन +3 में है। जब नाइट्रोजन -3 और +3 में हो तो उन्हें गर्म करने पे हमेशा N2 गैस निकलती है, वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं। तो N2 गैस जैसे कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दूसरा जो यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है अमोनियम नाइट्रेट, इसमें भी अगर हम देखें तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन -3 में है, नाइट्रेट में नाइट्रोजन जो है वो +5 में है। अगेन 5 और -3 का एवरेज यानी +1 आता है, तो वो +1 वाले ऑक्साइड बनाते हैं N2O। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अमोनियम नाइट्राइट के गर्म करने से N2 गैस बनती है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट के गर्म करने से N2O गैस बनेगी। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी सवाल रहा है उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से संबंधित सवाल है। हमें 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और इन 4 कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमें बताना है कि लैम्डा जो एब्जॉर्ब हो रही है उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई लैम्डा एब्जॉर्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ओ। यहाँ पर सभी जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है और इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए डेल्टा ओ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, लैम्डा एब्जॉर्ब। डेल्टा ओ मतलब T2G और EG के बीच का जो गैप है वो जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। दैट मीन्स जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे सेंट्रल एटम्स एक जैसे हैं और उन पर चार्ज भी +3 है सभी में। तो सेंट्रल एटम सेम है और उस पर चार्ज भी सेम है। अब बात करते हैं लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। तो हम जानते हैं कि साइनाइड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे डेल्टा ओ सबसे ज़्यादा क्रिएट होगा, यानी स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से लैम्डा एब्जॉर्ब यहाँ पे सबसे कम होनी चाहिए। अगर हम बाकी के लिगेंड्स को देखें तो यहाँ पर अमोनिया भी है और यहाँ पर 6 अमोनिया लिगेंड्स है, यहाँ पर 5 अमोनिया लिगेंड्स के साथ एक वाटर लिगेंड है और यहाँ पर क्लोराइड लिगेंड है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार हम देखते हैं कि साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। उसके बाद में अगर हम यहाँ दिए गए लिगेंडों की बात करें तो अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, मतलब साइनाइड के बाद में, एंड देन वाटर, और वाटर से भी नीचे आता है कौन, क्लोराइड। तो हम देख सकते हैं कि सबसे कम स्प्लिटिंग इस कंपाउंड में होगी, सबसे कम स्प्लिटिंग यहाँ पर होगी, तो डेल्टा ओ यहाँ पे सबसे कम होगा और डेल्टा ओ सबसे कम होगा तो लैम्डा एब्जॉर्ब भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला ऑप्शन ही जो है लैम्डा एब्जॉर्ब के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। तो यस, पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो हमें और बाकी ऑप्शंस देखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है यूं कह सकते हैं कि बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या रेडॉक्स टाइट्रेशंस के दौरान भी हम इन बातों को पढ़ते हैं। D&F ब्लॉक के दौरान भी पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शंस पढ़ाई जाती है। तो उनमें अलग अलग मीडियम में क्या डिफरेंशियल यानी क्या डिफरेंसेज है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, उन सबको बच्चे बहुत आसानी से याद रख के चलते ही हैं। तो इसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन विद आयोडाइड इन न्यूट्रल मीडियम, इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल या फिर फेंटली एल्कलाइन मीडियम में हम देखते हैं कि I- ऑक्सीडाइज होकर के किस में जाता है, आयोडेट में जाता है, जबकि एसिडिक मीडियम में यही I- का ऑक्सीडेशन किस में होता है, I2 गैस में होता है। और इसलिए यहाँ पर हम आसानी से कह सकते हैं कि KMnO4 प्लस
I माइनस की जो यहाँ पर रिएक्शन होगी इन न्यूट्रल मीडियम, तो उसमें I माइनस ऑक्सीडाइज होकर के आयोडेट आयन में जाएगा और KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में जाता है। इनफैक्ट एन फैक्टर वगैरह के उन पे भी चर्चा अपन करते हैं, लेकिन सवाल बहुत ईजी सा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो I माइनस विल गो इनटू आयोडेट आयन एंड दैट इज इन ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ऑर्गेनिक से है, और मैं अब आपके सामने श्याम सुंदर सर को इनवाइट करता हूँ, वो इस क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करेंगे। श्याम सुंदर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, इसमें पूछा गया है कि कंसीडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो, द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज। सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान से समझेंगे। जब भी हम एसिडिक हाइड्रोजन या किसी भी कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम हाइड्रोजन को बाहर निकालें और उसके अंदर जो बनने वाला एनायन है उसकी स्टेबिलिटी चेक करें। तो उसने सेम ही उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा है। तो हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम हाइड्रोजन को यहां से H+ की फॉर्म में रिमूव करें और जो बनने वाला एनायन है उसकी स्टेबिलिटी चेक करें। तो यदि मैं ऑप्शन नंबर ए में चेक करता हूं तो जैसे ही मैं यहां से इस H+ को बाहर निकालूंगा यहां पर एक एनायन फॉर्म होगा। ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर या ऑप्शन नंबर बी में चेक करता हूं तो यहां से आप जैसे ही H+ को बाहर निकालोगे यहां पर बनने वाला एनायन होगा और यहां पर सेम इसी तरीके से एक एनायन यहां जनरेट होगा और एक एनायन यहां जनरेट होगा। अब हमारा काम है कि ये जो बनने वाले 4 एनायन है मैं इनकी स्टेबिलिटी चेक करूं। तो देखना, यदि मैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूं तो यहां पर बनने वाला जो एनायन है वो 3 डिग्री है, इस जगह पर भी बनने वाला एनायन 3 डिग्री है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में बात करूं तो यहां बनने वाला जो एनायन है दैट इज 1 डिग्री एंड दैट इज 1 डिग्री। पहला काम तो ये हो गया। यदि मैं दूसरी स्टेप की बात करूं तो ध्यान से देखेंगे यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। इस केस में भी ऐसा ही है, यहां पर भी रेजोनेंस में, यहां पर भी रेजोनेंस में है और यहां पर भी रेजोनेंस है। अब हमारे सामने सबसे पहले हमें यह दिख गया कि चारों में रेजोनेंस तो प्रेजेंट है, लेकिन मैं ए और बी के 3 डिग्री होने से इतना तो कंक्लूड कर सकता हूं कि भैया ए और सी जो है, ए और सी जो ऑप्शन है, ये दोनों जो ए और सी ऑप्शन है ये बी और डी के कंपेयर में लेस एसिडिक होंगे। यानी जो बी और डी है वो तो पक्की बात है ए और सी के कंपेयर में ज्यादा एसिडिक हो गए। अब यदि आप डी की बात करोगे तो डी में जो रेजोनेंस है, ध्यान से देखना, यहां डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। यहां पर जो रेजोनेंस है यह है एक्सटेंडेड रेजोनेंस। लेकिन जैसे ही मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूंगा, यहां पर जैसे मैं पहला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ध्यान से देखेंगे पहले रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में यदि ये एनायन इधर की तरफ मूव करता है तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। यहां नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां पर लगा दिया मैंने एक मिथाइल। आप ध्यान से देखना, ये ए और सी ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया है और बी और डी में रेजोनेंस है, लेकिन जैसे ही बी में पहला रेजोनेंस होगा ये जो बनने वाली स्ट्रक्चर है ये बन जाएगी एरोमेटिक। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा बी, क्योंकि जो डी ऑप्शन है उसमें तो रेजोनेंस कैसा है, एक्सटेंडेड है। अब अपन अगले क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट का है। यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी हमें पता होनी चाहिए कि अब तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस थे और अब ये है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें पार्शियल मार्किंग भी थी। अगर आपके सभी ऑप्शंस जो करेक्ट ऑप्शंस है वो अगर आप मार्क करके आते हैं तो उसमें +4 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप पार्शियली उनमें से यानी करेक्ट ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस को ही अगर आप टिक करके आते हैं तो आपको वहाँ पे +1 दिया जाएगा। अदरवाइज आपका कोई भी अगर आपने इनकरेक्ट ऑप्शन टिक किया है तो आपको फिर -2, आई थिंक वहाँ पर -2 का ही नेगेटिव मार्किंग था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में कई बार सिली मिस्टेक इसी वजह से होती है कि वहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। उन चीज़ों पे अगर हम ध्यान नहीं देते तो गड़बड़ी हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर ये केमिकल बॉन्डिंग का सवाल दिख रहा है और जिसमें पूछा है कि रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स फॉर होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को लेकर के एमओटी के अनुसार इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Ni2 इज 0। वैसे तो हम एमओटी को इतना प्रैक्टिस करके चलते ही हैं तो हमें अपने आप ही मतलब याद रहता है कि भाई नियोन का तो कोई मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है, नोबल गैसों का कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता है, तो डेफिनेटली उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, लेकिन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को टिक करना है। तो डेफिनेटली ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ये करेक्ट है।
सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ें, द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ F2 इज सिग्मा टाइप। F2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो जैसे O2 का हमें जनरली याद रहता है कि भाई उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py में जाता है, जहां पर दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये O2 की बात कर रहा हूं मैं। तो O2 में अपन देखते हैं कि वहां पे होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2px अथवा पाई स्टार 2py होता था। अब F2 हमने किया तो 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन भी अभी किस में जाएंगे, इन्हीं में जाएंगे, तो इसलिए होमो तो अभी भी यही रहेंगे। और जो लूमो है वो कौन सा रहेगा, लूमो रहेगा सिग्मा स्टार 2pz। ये लूमो हो जाएगा, ये लूमो हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों हमसे जो पूछा गया है या स्टेटमेंट जो दिया गया है वो है कि F2 मॉलिक्यूल में होमो सिग्मा टाइप का होता है, जबकि हम देख रहे हैं कि होमो जो है वो किस टाइप का है, पाई टाइप का है, पाई स्टार है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो बॉम्बे ऑप्शन भी सही हो जाएगा यहाँ पे बी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। अब O2 का MOT डायग्राम हमें मालूम है कि O2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होता था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होता था और उसका बॉन्ड ऑर्डर आता था 2। अब जैसे ही हम O2 प्लस बनाएंगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाला जाएगा और वहां से निकालते ही इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर है कितना, 2.5, और O2 का बॉन्ड ऑर्डर है कितना, 2। तो O2 प्लस की बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। हम जानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां बोला गया है बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं, बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ B2। देखो अगर आप MOT के अनुसार भी जाते हो तो भी आपको पता चलता है कि भाई इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आता है, 1 आता है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आता है, 1 आता है। हाँ, हम ये जरूर बताते हैं कि B2 में जो अकेला बॉन्ड है वो भी कैसा है, पाई नेचर का है, ठीक है, क्योंकि उसके होमो और वहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से नेचर के हैं, पाई नेचर के हैं। तो यहाँ अकेला बॉन्ड भी पाई बॉन्ड है, यहाँ अकेला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अब इससे बच्चा ये गड़बड़ी कर सकता है कि शायद सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे पहले प्रायोरिटी हमें देनी होगी एटॉमिक साइज को, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एटम्स ही अगर बड़े होंगे तो उनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम एटॉमिक साइज को ही देते हैं। तो एटॉमिक साइज के बाद में फिर हम बॉन्ड ऑर्डर और इनको देंगे, ठीक है। तो एटॉमिक साइज यहां पर लिथियम का, क्योंकि लिथियम एटम तो बड़े होते हैं बोरोन के कंपैरिजन में, और इसलिए लिथियम बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी एज कंपेयर टू बोरोन बॉन्ड लेंथ। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने थे, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहां पर ऐसा पूछा गया कि इनमें से कौन से पेयर डायमैग्नेटिक नेचर के हैं। तो बच्चों हर बार एक तरह से कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेड रहता है कि भाई मैग्नेटिक बिहेवियर पर तो एक ना एक क्वेश्चन पक्का आना ही है। यहाँ अच्छी बात यह है कि इन्होंने केवल पीरियोडिक टेबल के लेंथेनाइड सीरीज के आयंस को चुना है, जिनमें हमें बताना है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक और कौन से डायमैग्नेटिक। इनफैक्ट हमने डायमैग्नेटिक वाले टिक करने हैं। तो यहाँ पर जो लेंथेनाइड सीरीज के आयंस है, अब अगर आपको एटॉमिक नंबर मालूम है और अगर आपको ये पता चल जाता है कि इस पॉजिटिव आयन में ऑड इलेक्ट्रॉन्स ही है, तब तो वैसे ही पता चल गया कि वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। आइए देख लेते हैं लेंथेनम। जैसे आप सभी को मालूम होना चाहिए कि लेंथेनाइड सीरीज जो होती है सीरियम से लूटेटियम तक जाती है और वहां पर ये 58 से लेकर के 71 तक एटॉमिक नंबर होता है। अब लेंथेनम इससे पहले का एलिमेंट है, लेंथेनम हो गया 57। लेंथेनम 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो जिनॉन 54 तो यहाँ हो ही जाता है। 6s2 क्योंकि ये 6 पीरियड के एलिमेंट्स है और 6 पीरियड में 6s2 फुली फिल्ड रहेगा यहाँ पर, मतलब लेंथेनाइड में और लेंथेनम में भी, क्योंकि s ब्लॉक कंप्लीट हो गया उससे पहले। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6s2 और उसके बाद में जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है 57th इलेक्ट्रॉन, वो 5d1 में रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें लेंथेनम +3 दिया हुआ है, तो लेंथेनम +3 जैसे ही हमने किया तो 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये चला गया, तो ये हो गया जिनॉन लाइक आयन।
जिनोन लाइक आयन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेंथेनम प्लस 3 जो है वो डायमैग्नेटिक है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि सीरियम प्लस 4 भी ऐसा होगा क्या। तो सीरियम एटम की अगर मैं बात करूं तो सीरियम एटम में अगेन हम देख सकते हैं कि सीरियम 58 पर आता है, जिनोन 54 यहाँ हो गया, 6s2 तो ये 56 हो गए, और उसके बाद में 5d में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा तो ये कितने हो गए, 57 हो गए, और फिर 4f1 तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 58 हो गए। लेकिन अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन निकालने भी है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल ये 4 इलेक्ट्रॉन, दो तो 6s के निकल जाएंगे, एक 5d का निकल जाएगा और एक 4f का निकल जाएगा। सीरियम प्लस 4 भी यहाँ पर कैसा हो गया, डाया मैग्नेटिक हो गया। तो ऑफकोर्स डायमैग्नेटिक पेयर्स का एक सेट तो हमें मिल गया, एंड दैट इज ऑप्शन ए। अब जाहिर सी बात है कि जैसे ही लेंथेनम प्लस 3 डायामैग्नेटिक हुआ तो लेंथेनम प्लस 2, तो वैसे ही हमें पता चल गया कि लेंथेनम प्लस 2 तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, क्योंकि 57 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे, दो और निकाल दिए 55 हो गए, तो एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही। और सीरियम प्लस 3 भी सिमिलरली हम देख सकते हैं कि 58 में से 3 निकालेंगे कितना, 55, तो ये तो पक्का नहीं होगा। अब आ जाते हैं यट्रिबियम एंड लूटेटियम के बारे में हमें दिया गया है। यट्रिबियम एंड लूटेटियम, तो लूटेटियम भैया 71 होता है यहाँ पर, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, जिनोन 54, ठीक है, 6s2 ये 56 हो गया। 5d में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, बच्चों को समझाया भी जाता है शुरुआत में ही पीरियोडिक टेबल के दौरान भी कि भाई इन पे सवाल आते ही रहते हैं, जेई मेन में भी आते हैं, एडवांस में आ गया, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ हमें यही ध्यान रखना होता है कि लेंथेनाइडो में डी में इलेक्ट्रॉन केवल 3 जगह पे होते हैं, सीरियम पे, गैडोलिनियम पर और ये लूटेटियम पर। तो 5d में एक इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये कितने हो गए, 57 हो गए। अब बचे हुए जो 14 एलिमेंट्स है वो सीधे किस में जाएंगे, 4f में जाएंगे। अब हमें निकालने हैं कितने एलिमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो लूटेटियम से 3 इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो 6s के 2 चले गए और 5d का 1 चला गया। अब ये रह गया जिनोन 54 एंड 4f14, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि f सबसेल फुली फिल्ड हो चुकी है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो चुके हैं, और इसलिए यहां पर जो लूटेटियम प्लस 3 है ये कैसा हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। लूटेटियम प्लस 3 डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। और यट्रिबियम की हम बात करें तो यट्रिबियम, ठीक है, यट्रिबियम जो है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर हो जाएगा कितना, 70 बच्चों, जस्ट लूटेटियम से पहले आता है। और हम देखेंगे कि अब यट्रिबियम के लिए जैसे मैंने बताया कि भाई इसमें 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 5d में इलेक्ट्रॉन केवल 3 जगहों पे होता है। तो अब जब इसको फिलअप करेंगे हम तो देखेंगे कि जिनोन 54 एंड देन 6s2 तो ये 56 हो गए। 5d में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो बचे हुए रिमेनिंग 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस में चले जाएंगे, 4f में चले जाएंगे। अब हमें यट्रिबियम प्लस 2 आयन बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो यट्रिबियम प्लस 2 भी कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक स्पीसीज हो जाएगी। यट्रिबियम प्लस 2 एंड लूटेटियम प्लस 3 बोथ आर डायमैग्नेटिक। सो अगेन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यट्रिबियम प्लस 3 जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगा अगेन, एंड लूटेटियम प्लस 2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगा, तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। तो डायमैग्नेटिक का सेट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऑर्गेनिक का। तो अगेन श्याम सुंदर सर आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर यदि 7th की बात करें तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, फिर इसके बाद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। स्टेटमेंट इसके बाद जस्ट अगली स्लाइड पर दिए हुए हैं, तो अभी के लिए बस हम रिएक्शन सीक्वेंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान सी रिएक्शन। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक डबल बॉन्ड के ऊपर HBr की रिएक्शन करवाई। ये बहुत आसान सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। उसके बाद एल्किल हैलाइड चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, दैट इज वन ऑफ द फिंकरस्टीन रिएक्शन, और सेकंड वन इज द स्वार्ट्ज रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को ही दिया गया। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमें कंपाउंड जो दे रखा है उसके ऊपर HBr का अटैक करवाना है, और जैसे ही हम HBr का अटैक करवाते हैं तो सारे लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या होगा, हमें कंपाउंड दिया होता, कंपाउंड के ऊपर हम HBr का अटैक कराते हैं। हमें पता है सबसे पहले H+ जाके अटैक करेगा, और इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड के ऊपर जाके अटैक करने के बाद एक कार्बोकैटायन जनरेट करेगा। एक सिंपल सी बात है, और जैसे ही कार्बोकैटायन जनरेट होगा उसके ऊपर Br नेगेटिव अटैक करके और यहाँ पर Br ऐड हो जाएगा।
उसके बाद ध्यान से देखना सेकंड में क्या दे रखा था, इसके बाद जो कंपाउंड P हमारा बना है उसके बाद हमें उस पर फिंकलस्टीन रिएक्शन करानी है और कंपाउंड बनेगा Q। ध्यान से देखेंगे, जैसे ही मैं इसके ऊपर फर्दर रिएक्शन करवाता हूं फिंकलस्टीन रिएक्शन में जो रिएजेंट काम में लिया जाता है दैट इज NaI विद एसीटोन। ध्यान से देखना क्वेश्चन में इस कंपाउंड को P नाम दे रखा था और ये जो कंपाउंड बनेगा इसमें क्या होता है, Br को हटा के हम लगा देंगे I। तो ये जो अगला कंपाउंड है दैट इज Q, यहां पे लिख जाएगा जैसे ही मैंने I लगाया इट इज Q, ये हो गया Q। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, P कंपाउंड के ऊपर ही स्वार्ट्स रिएक्शन करवाई है। स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, मेटल जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं उनके फ्लोराइड को काम में लिया जाता है। और बहुत ही मजेदार बात यह है कि ऐसी बहुत कम ही रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर एल्काइल फ्लोराइड जनरेट होता है, तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। उस हिसाब से यहाँ पर AgF के साथ कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम में ले लें, जैसे DMF काम में ले लेते हैं, यहाँ पर बन गया Br को हटा के लगा दिया हमने F। अब ऑप्शन चेक करते हैं। फिलहाल के लिए हमें ये याद रखना होगा कि P के अंदर हमने Br लगाया था और Q की बात करूं तो I लगाया था, और ये हो गया PQ और ये हो गया R। अब ध्यान से देखिए, हमारे P के अंदर लगाया था हमने Br, Q के अंदर हमने लगाया था I और R के अंदर लगाया था F। अब ऑप्शन पढ़ के इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखना, इसने पहले दे रखा है कि CX बॉन्ड लेंथ इन PQR फॉलोज द ऑर्डर QRP। ध्यान से देखना भाई, P के अंदर अभी हमने बनाया था, P के अंदर क्या था, P के अंदर बना था CBr और Q के अंदर क्या बना है, CI बना है। और यदि मैं R की बात करूं तो यहां बना है CF। उन्होंने पूछा है कि भैया CF, CBr और CI की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। फिलहाल हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए, जैसे ही मैं यहां पढ़ता हूं, मैंने बोला है कि बॉन्ड लेंथ, मैं बात करता हूं CF की, मैं बात करता हूं CBr की, मैं बात करता हूं CI की। ठीक है, यहां पर देखेंगे जब भी मैं CF के बॉन्ड की बात करूंगा दोनों के ऑर्बिटल एग्जैक्टली कंपेरेबल जैसे हैं। तो जैसे मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा, यदि मैं CBr की बात करूं, यदि मैं CI की बात करूं, तो I का ऑर्बिटल साइज बड़ा है, I की रेडियस बड़ी है, तो CI, CBr और CF के अंदर यदि मैं बॉन्ड लेंथ कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा होगी CI की, उसके बाद CBr की, उसके बाद CF की। ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक ना, Br कौन सा था, P था, Br था P। और यदि मैं बात करूं I की, I था Q, I था Q। और यदि मैं F की बात करूं, F इज R, F इज R। इन्होंने ऑर्डर क्या दे रखा है, QRP। हमारा ऑर्डर क्या आया है, हमारा ऑर्डर आया है QP और R। इसका मतलब क्या हुआ, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है, CX बॉन्ड एंथैल्पी इन PQR फॉलोज द ऑर्डर RPQ। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, जस्ट इसका यदि मैं रिवर्स कर दूं तो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके बाद CBr, फिर उसके बाद CI। मतलब यदि मैं बॉन्ड एंथैल्पी की बात करूं तो ऑर्डर आ जाएगा Q सबसे ज्यादा, उसके बाद P, उसके बाद R। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा R का, अच्छा यहां मैंने उल्टा लिख दिया, सबसे ज्यादा होगा R का, सबसे ज्यादा होगा R का, उसके बाद P, उसके बाद Q। क्या यही ऑप्शन दे रखा है? इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि मैं C की बात करूं, इन्होंने क्या बोला, रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इन PQR फॉलोज द ऑर्डर PRQ। ध्यान से देखना, इन्होंने बोला है कि भैया PQR में जो कंपाउंड बने हैं उनका रिलेटिव ऑर्डर होना चाहिए, रिएक्टिविटी का होना चाहिए PRQ। ध्यान से देखना, यदि मैं SN2 की बात करूं, यदि रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो वहां पर SN2 में रेट डिपेंड करती है लीविंग ग्रुप की एबिलिटी के ऊपर। सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पर, I, उसके बाद Br, उसके बाद F। इसका मतलब यदि मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो ऑर्डर हो जाएगा सेम जो हमने लिखा है SN2 के केस के लिए, ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा Q का, उसके बाद P, उसके बाद R। क्या यही ऑप्शन में दे रखा है, नहीं। इसका मतलब ऑप्शन सी भी क्या हो गया है, गलत हो गया है। यदि मैं पीके वैल्यू की बात करूं तो पीके वैल्यू में दे रखा है कि पीके वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द लिविंग ग्रुप इन PQR फॉलोज द ऑर्डर RPQ। सबसे पहले देख लेते हैं
कि लीविंग ग्रुप जो है, लीविंग ग्रुप कौन कौन से यहाँ पर लीविंग ग्रुप दे रखा है, एक आई, दूसरा Br, दूसरा F। देखना ध्यान से, लीविंग ग्रुप दे रखा है, एक दे रखा है I नेगेटिव, दूसरा दे रखा है Br नेगेटिव और तीसरा दे रखा है F नेगेटिव। यदि मैं इनके कॉन्जुगेट एसिड बनाने की कोशिश करता हूं तो ये बनता है HI, ये बनेगा HBr और ये बनेगा HF। ये तो हो गया इनके कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा, पीके वैल्यू क्या है भैया? यदि मैं एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जस्ट मैं उल्टा कर दूंगा तो पीके वैल्यू का ऑर्डर आ जाएगा। यदि मैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखता हूं, दैट इज सबसे बढ़िया एसिड है HI, HI के बाद आ गया HBr और HBr के साथ आ गया HF। इवन हम ये कहते हैं कि HF तो एक वीक एसिड है। यदि ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इसका मतलब पीके वैल्यू का ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब पीके वैल्यू का ऑर्डर आएगा HF, उसके बाद HBr, उसके बाद यदि मैं पीके वैल्यू की बात करूं, तो इन्होंने दे रखा है RQP और हमारे लिए R है F, ये R है, Br है P और I है Q। यही P के वैल्यू का ऑर्डर है RPQ और इन्होंने ऑप्शन में क्या दे रखा है RQP। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। ये क्वेश्चन तो मल्टीपल सेलेक्ट है पर इसका करेक्ट आंसर केवल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिजिकल का है जो आरजी। तो बच्चों ये क्वेश्चन सिंपल सा एक दिया गया है, करते हैं सॉल्व। और इसमें आपको एक रिएक्शन दे रखी है डाइक्रोमेट आयन की। तो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। एसिडिक मीडियम है, अगर इसे बैलेंस भी करें तो सिंपल है, ये कर सकते हैं। ये हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6। तो इसमें देखोगे तो दे रखा है क्वेश्चन में कि 1 मोल Cr+3 हमको प्रोड्यूस करना है। तो देख सकते हो 2 मोल Cr+3 के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल के लिए हो गए 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और अगर आप जानते हैं तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बोले तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे, तो 3 मोल का चार्ज हो गया 3 फैराडे। तो चार्ज आपका हो जाएगा NF, दैट इज 3 फैराडे। तो चार्ज को लिख सकते हैं हम I इंटू टी इक्वल्स टू 3 इंटू फैराडे कांस्टेंट वैल्यू। इसमें आपको टाइम दे रखा है मिनट में, तो उसको सेकंड में लिख देंगे। 48.25 इंटू 60 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 96500। और यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा I इक्वल्स टू 100 एम्पियर। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 100। करंट पूछा गया हमसे, जो करंट का वैल्यू होगा वो होगा 100 एम्पियर। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S+ आयन इन। ये कॉन्सेंट्रेशन आपको वीक मोनो बेसिक एसिड की दे रखी है और K का वैल्यू दे रखा है। तो वीक मोनो एसिडिक बेस या मोनो बेसिक एसिड के लिए बोले तो S+ कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है Ka इंटू सी प्लस KW। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। K का वैल्यू हमें दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ प्लस KW आपको दे रखा है और इसका रूट सॉल्व कर लें। इसको अगर सॉल्व करें तो लिख सकते हैं √5 इंटू 10⁻14 जिसका रूट आ जाएगा 10⁻7 और ये सॉल्व करके आपका बनेगा 2.236 इंटू 10⁻7 मोलार। और इसको हमें कंपेयर करना है x से, तो x की वैल्यू होगी आपकी 2.23 और यहाँ पे इसमें ये भी दे रखा है कि डेसिमल के बाद 2 पोजीशन तक, तो फिर फाइनली x हम बोल सकते हैं 2.24। तो ये रहेगा इसका फाइनल आंसर x का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है मोलर वॉल्यूम ऑफ वान डेर वाल गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सप्रेसिंग द वान डेर वाल इक्वेशन
एज ए क्यूबिक इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन इक्वेशन लिखते हैं इसकी 1 मोल की। तो रियल गैस के 1 मोल का इक्वेशन रहता है, उसको लिख दीजिए। और फिर इसमें b की पावर 3 में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, PVM प्लस ये हो जाएगा A/VM, और इसका मल्टीपल कर दो, माइनस ये हो जाएगा PB और माइनस AB/VM स्क्वायर इक्वल्स टू RT। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो एक काम करते हैं, इसको VM स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को। तो आपका बन जाएगा PVM पावर 3 प्लस इधर था A/VM, तो ये हो जाएगा A इंटू VM स्क्वायर के मल्टीपल करने के बाद फिर हो जाएगा माइनस PB इंटू VM स्क्वायर उसके बाद है माइनस AB और इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका RT इंटू VM स्क्वायर। अब इसको इस तरफ ले आइए और इसको सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा PVM क्यूब प्लस इधर ये हो गया VM की पावर 1 वाला टर्म एक, तो A इंटू VM, और ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस PB प्लस RT, इस पूरे की पावर हो जाएगा VM स्क्वायर और माइनस AB इक्वल्स टू 0। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि VM स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है और VM का जो कॉफिशिएंट है उसका हमको रेशियो फाइंड करना है। मतलब हमें चाहिए ये वाला PB प्लस RT अपॉन A। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। P का वैल्यू दे रखा है हमको 300 ATM, T 300 केल्विन, A और B वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 300 इंटू 0.06 प्लस R 0.082 दिया हुआ है और टेम्परेचर 300 अपॉन A की वैल्यू दे रखी है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा ये आपका 7.1। तो इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर हो गया 7.1, ये रेशियो बनेगा। ओके थैंक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो अब तक आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन देख लिए हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11th क्वेश्चन। कंसीडरिंग आइडियल गैस बिहेवियर द एक्सपेंशन वर्क डन when 144 gram of water is electrolyzed completely under constant pressure and at 300 Kelvin। तो ये हमें बताना है। R का वैल्यू हमें दे रखा है और कुछ एटॉमिक मासेस दे रखे हैं। ओके, तो देखा जाए तो यहाँ पर 144 ग्राम यानी 144 ग्राम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया है और उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सपेंशन वर्क हमें बताना है कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर जब अगर दे रखा है यानी, और वैसे भी हम पढ़ते हैं कि पीवी वर्क का हमेशा क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी का इंटीग्रेशन। यहाँ कांस्टेंट प्रेशर दिया गया है। अब हमें डेल्टा वी निकालना है, लेकिन यहाँ पे एट द सेम टाइम हमें बोला है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब रिएक्शन के दौरान किया गया वर्क की बात हो रही है कहीं ना कहीं, और रिएक्शन के दौरान किए गए वर्क के लिए हमें पहले रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो H2O लिक्विड का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया और यहाँ बना H2 प्लस O2। वैलेंस करवाएंगे तो यहाँ पे 2H2O का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ O2 गैस यहाँ पर मिल रहा है। अब किसी भी रिएक्शन जिसको हम कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे करवा रहे हैं तो उसके लिए जो वर्क डन है वो हम कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल सकते हैं, दैट इज
अगर हम ओरिजिनल फार्मूले से जाएं, वैसे तो डायरेक्टली बच्चे फाइनल फार्मूला रट करके चलते ही हैं, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी का इंटीग्रेशन, जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर जो है हमने कांस्टेंट कर लिया है और वो कांस्टेंट प्रेशर हमें दे भी नहीं रखा है, लेकिन चलो ठीक है, हमने प्रेशर कांस्टेंट कर लिया। अब वॉल्यूम चेंज निकालना है, और वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन हमें बताया जाता है कि भाई अगर किसी रिएक्शन में लिक्विड और गैसेज इन्वॉल्व है या सॉलिड लिक्विड और गैसेज इन्वॉल्व है, तो गैसों का वॉल्यूम जनरली बहुत ज़्यादा माना जाता है एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड्स। तो ऐसे में यहाँ पर गैसेज बन रही है, ये लिक्विड था, तो गैसों का वॉल्यूम ही हमें डोमिनेट मानना है, यानी गैसों का जो वॉल्यूम बनेगा वही एक तरह से चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। परंतु अब इस फॉर्मूले से तो हमें पीवी मिला, लेकिन चूंकि आइडियल गैसेज है तो पीवी को ही हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा NgRT भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर गैसियस मोल्स जितने बने हैं, ठीक है, यानी गैसियस मोल्स में जितना चेंज आया है, चूंकि इधर गैसियस मोल्स है ही नहीं, तो जो भी गैसियस मोल्स इधर बने हैं वही हमारा डेल्टा Ng हो जाएगा। तो मतलब डायरेक्टली बच्चों को वैसे मालूम रहता है कि वर्क डन इन ए रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा NgRT, ये वर्क डन हो जाएगा, ये वर्क डन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डेल्टा Ng यहाँ पर कितना बन रहा है, डेल्टा Ng अगर हम देखें तो डेल्टा Ng हो गया यहाँ पर 2 + 1 दैट इज 3 माइनस 0, तो 3 हो जाएगा। 3 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 8.3 है, और टेम्परेचर यहाँ पर हमें रखना है कितना, 300 केल्विन। तो ये तो जूल में वर्क आ गया, लेकिन ये जो वर्क है ये 2 मोल वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से किया गया है। हमें यहाँ पर जो मोल्स ऑफ वाटर दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, मोल्स ऑफ वाटर जो यहाँ पर से हम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे 144 डिवाइडेड बाई 18 दैट इज 8 मोल्स ऑफ वाटर दिए गए हैं। तो 8 मोल्स ऑफ वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से कितना वर्क होगा, यहाँ पे 2 मोल से इतना वर्क हो रहा है, तो 8 मोल से कितना वर्क हो जाएगा, तो वर्क डन यानी नेट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 8 मोल्स ऑफ वाटर विल बी 4 टाइम्स ऑफ दिस, क्योंकि ये 2 मोल से इतना वर्क हो रहा है, 2 मोल से इतना वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर 8 मोल से कितना वर्क होगा, 3 इंटू 8.3 इंटू 300 मल्टीप्लाइड बाई 4। और चूंकि ये वर्क हमें निकालना है किसमें, किलो जूल में, सॉरी यहाँ पर ओके, सो किलो जूल में निकालना है, तो किलो जूल में निकालने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड भी कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36 एंड 36 मल्टीप्लाइड बाई 8.3 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर 20 हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वर्क डन आएगा ये ऑलमोस्ट लाइक 29.88 किलो जूल के अराउंड आता है, तो 29.88 किलो जूल इसमें वर्क डन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अपन क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें दिया हुआ है, पढ़ते हैं पहले, द मोनोमर X इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 66 गिव्स पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पूरे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो एक ड्यूमास मेथड काम में आया है और हमें पॉलीमर का चैप्टर है, उन दोनों का यूज किया गया है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर एक तो पॉलीमर चैप्टर काम आने वाला है, एक आने वाला है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से देखना, इसने सबसे पहले बोला है कि मोनोमर X जो नायलॉन 66 का है वो कार्बाइल अमाइन टेस्ट पॉजिटिव देता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नायलॉन 66 के मोनोमर कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर 2 मोनोमर काम में आते हैं। फर्स्ट वन इज एडिपिक एसिड, पहला है एडिपिक एसिड, और दूसरा जो है दैट इज हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। देखना ध्यान से, यदि मैं कार्बाइल अमाइन की टेस्ट की बात करूं तो हमें पता है कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन देता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं 1 डिग्री अमीन। और यदि मैं एसिड की बात करूं तो ये एसिड होता है OH C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH और बीच में आ गए हैं 4 कार्बन COOH। इस स्ट्रक्चर को देख के आपको पता लग गया होगा कि जो एडिपिक एसिड है ये तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं देगा। लेकिन जैसी मैं मिथाइलिन डायमीन की बात करता हूं, इसके अंदर होते हैं 2 NH2 ग्रुप, बीच में होते हैं
CH2 6 CH2 ग्रुप और यहां पर लगा होता है NH2। ध्यान से देखना, यदि मैं ड्यूमास मेथड की बात करूं तो आगे फर्दर जो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं लिखा हुआ है 10 मोल्स ऑफ X आर एनालाइज्ड यूजिंग ड्यूमास मेथड, द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व्ड इज। हमें पता है कि यदि ये तो हमें देख के पता चल गया कि दो मोनोमर में से जो हेक्सामेथाइलिन डायमीन है यही कार्बोलामाइन टेस्ट देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है 2 NH2 ग्रुप। और यदि मैं ड्यूमास मेथड से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका क्वांटिटी निकालने की कोशिश करता हूं तो हमें पता है कौन सी गैस इवॉल्व होती है, दैट इज N2 गैस। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि यदि X यानी हेक्सामेथाइलिन डायमीन के 10 मोल्स दे रखे हों तो N2 कितनी रिलीज होगी। तो ध्यान से देखना, यहां पर 10 मोल्स दिए हुए हैं, यहां पर दिए हुए हैं 10 मोल्स, तो ऑब्वियस सी बात है हमें दिख रहा है कि यहां पर भी कितने मोल बनेंगे, यहां पर ही बनेंगे 10 मोल्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें याद करने वाली बात क्या थी कि हमें एडेपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डायमीन के बारे में पता होना चाहिए था। जैसे इसके भी 10 मोल बने, इसके भी 10 मोल बने, इन्होंने क्या पूछा है कि कितनी गैस रिलीज होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, N2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28 और जैसे मैं इसको 10 मोल से मल्टीप्लाई करता हूं आंसर आएगा 280 ग्राम्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस दो चैप्टर को मिक्स करके दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक का है, इसको घनानंद सर आके डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 16 मोल ऑफ X। द yield of the major product in each step is given below. The product is the amount in product। देखिए आजकल ये ट्रेंड बन गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि मोल फिजिकल केमिस्ट्री को इंक्लूड करने का, और ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जहां पर मैक्सिमम बच्चे यहां पर गलती किए होंगे। देखिए गौर से सुनिएगा, सबसे पहले ये हमारा रिएक्टेंट दिया हुआ है, इस पर क्या किया गया है, उट्स रिएक्शन किया गया है। बेसिकली क्या है, उट्स रिएक्शन। उट्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेते हैं और वो कितना बनता है, 1 मोल बनता है। तो यहाँ पर ये जो कौन सा पहला रिएक्शन है, उट्स रिएक्शन। तो अगर हम प्रोडक्ट बनाए यहाँ पर तो क्या बना सकते हैं प्रोडक्ट हम, देखिए उट्स रिएक्शन जो होता है उसमें ईथर पर, या आप ऐसा समझ लीजिए कि बेसिक जो इपॉक्साइड होते हैं या ईथर होते हैं वो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन यहां पर एक हमारा 2 कंपाउंड एक साथ मिलेंगे उट्स रिएक्शन में। ये हमारा कहां से बनेगा, जब हम सोडियम ड्राईथर डालेंगे। अगर हमने इस पर वाटर डाला तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा और दोनों जगह पे क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहां पर जो बेसिकली प्रोडक्ट जो बनेगा, आपको यहां जो प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ये प्रोडक्ट बनेगा। आफ्टर दैट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, NaOH एंड हीट। आपको ये कैनिंजारो रिएक्शन है, तो यहां पर एक का क्या बनाएंगे हम, एसिड बनाएंगे, और दूसरे का क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। नौ H3O बस वही जो नेगेटिव पार्ट आता है, बिकॉज क्या होता है ये बेसिक मीडियम में होता है, जो नेगेटिव पार्ट आता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद क्या किया गया है, NaOH एंड हीट। तो ये कुछ नहीं करता है, ये यहां से CO2 को निकालता है, डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, H सिंपली आ जाएगा और ये CH2OH एज इट इज रह जाएगा। 9 क्या यूज किया गया है, PbR3। जनरली ये चीजें हम नहीं देखते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्या है, एक सॉल्वेंट है। OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। CH2Br। 9 उसके बाद क्या किया गया यूज, NaH। NaH क्या देता है हमारा, H- देता है, क्या देता है, H-। अटैक करेगा एंड
ब्रोमीन को हटाएगा। तो बेसिकली ये जो कंपाउंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, बेंजीन। यहां भी एक बेंजीन है और यहां पे क्या है, एक CH3 ग्रुप है। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट, ये तो हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व हुआ, लेकिन जो पूछा गया है इस चीज को आप फोकस करते हैं। ये कितना लिया गया था, 16 मोल। देखिए ये उस रिएक्शन में 2 मोल मिलकर के 1 मोल देता है। तो बेसिकली यहां लिखा क्या है, 100%। कहने का मतलब रिएक्शन जो है पूरी कंप्लीटली कंप्लीट हो रहा है, 100% यील्ड दे रहा है। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या है, अगर 16 मोल लिए हैं तो कितना बनेगा, 8 मोल बनेगा। तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी हाफ है, ठीक है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स हाफ बोला गया है। कहने का मतलब हमसे पूछा कि 16 मोल है तो 5 टाइम्स हाफ लेंगे हम, 1 2 3 4 एंड हाफ। नौ इसका जो मोलिकुलर मास निकालेंगे, इसका जो मोलिकुलर मास निकालते हैं बच्चों, तो ये आता है 184 ग्राम। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 184 से, तो ये आपको 180, एक मिनट निकालते हैं कितने आते हैं, तो 6 6 12 13 कार्बन है हमारे पास, 13 कार्बन है। एंड हाइड्रोजन कितने हैं, 5 यहां से, 5 4 9 3 12, H12। और कार्बन को 13 से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, 13 6 5 8 प्लस 12 1 and 12, 168, 168। ये कितना आएगा, 168, 168। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिएगा 5 1 2 4 दूनी 8 दूनी 16, 16। तो यहां से 16 कट जाएगा, बचेगा क्या, हाफ। और यहां पे क्या आ जाएगा, 168। तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 16 और 2 2 चौका 8। करने का मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, ये 84 ग्राम आएगा। इस क्वेश्चन में जो मोस्टली मिस्टेक होने के चांसेस कहां थे, वो यही थे कि यहां लिख रहा था 100%, लेकिन वो उसका मास कितना, जो 2 मोल जो है 1 मोल में कन्वर्ट हो रहा था, तो वहां हमें क्या लेना था, हाफ मोल ही लेना था। चलिए नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर इनऑर्गेनिक का अपीयर हुआ है और क्वेश्चन नंबर 14, तो उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में मैच द लिस्ट टाइप का सवाल है। अब ये सेक्शन डी पे आ गए हम, यहाँ पे 4 वैरायटी के सवाल जो है पेपर 1 में देखने को मिले, सिंगल ऑप्शन करेक्ट, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, एंड देन NAT, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड नाउ दिस मैच द लिस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें ऑलरेडी लिस्ट मैच करके दी हुई है, 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, उनके ऑप्शंस आपस में पहले से मैच किए गए हैं और हमें करेक्ट लिस्ट को जो है सेलेक्ट करना है। तो बहुत ही मतलब कहेंगे कि इजीली स्कोरिंग पोर्शन है ये वाला, और आपको अगर थोड़ी पार्शियल इन्फॉर्मेशन भी पता होती है तो आप बहुत आसानी से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसा कि क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो हम कैटाइंस का एनालिसिस पढ़ते हैं, बेसिक रेडिकल्स का, उनके क्लासिफिकेशन का डायरेक्ट मतलब सवाल है, ठीक है। तो जिसमें ग्रुप रिएजेंट्स एक तरफ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है करस्पॉन्डिंग कैटायंस हमें दे रखे हैं, और उन कैटायंस को हमें उनके ग्रुप रिएजेंट्स के साथ में मैच करना है। तो जैसे कि लिस्ट 1 में हम देख सकते हैं कि पी ऑप्शन में क्या दे रखा है, पासिंग H2S इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। H2S जो कि एक वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, और हम जानते हैं कि ये रिएजेंट कौन से ग्रुप का है, 4th ग्रुप का रिएजेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सल्फाइड चाहिए होता है, ताकि हम जिनका KSP ज़्यादा होता है, यानी जिन सल्फाइडों का KSP ज़्यादा होता है, उन सल्फाइडों को भी क्या कर सकें, प्रेसिपिटेट कर सकें, जो ग्रुप 2 से बच के निकल आए थे,
ठीक है। ग्रुप 2 में हम H2S के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड डालते थे HCl कॉमन आयन इफेक्ट देने के लिए। यहाँ एक वीक बेस डाल करके सल्फाइड आयन बहुत ज़्यादा बनाया है। और हम जाने कि कहीं ना कहीं ग्रुप 4 के जो आयंस है मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल एंड जिंक, इनमें से कोई कैटायन यहाँ पर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंगनीज जो है सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है। तो मैंगनीज यानी पी का मैचिंग 3 के साथ में होना चाहिए, जो कि 2 ऑप्शंस में दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में क्यू के साथ में वैसे 4th का मैचिंग दे रखा है, लेकिन हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो है आपका कौन सा ग्रुप का रिएजेंट है, अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ग्रुप 5 का रिएजेंट है। और ग्रुप 5 के रिएजेंट में कार्बोनेट के रूप में बेरियम, स्ट्रोंसियम एंड कैल्शियम प्रेसिपिटेट होते थे। तो बेरियम, स्ट्रोंसियम एंड कैल्शियम में से केवल यहाँ पे बेरियम दिया हुआ है, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये 3rd ग्रुप का रिएजेंट है, जिसमें हम एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड आयरन प्लस 3 फेरिक आयन, इन तीनों को ही उनके हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट करते थे, क्योंकि उनके हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता था, तो उन्हें हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट करते थे। ग्रुप 3 का रिएजेंट है ये। और कौन कौन? एल्यूमिनियम प्लस 3, आयरन प्लस 3 एंड क्रोमियम प्लस 3, और उनमें से केवल हमें एल्यूमिनियम प्लस 3 दे रखा है। तो P का मैचिंग हो गया 3 के साथ में, Q का मैचिंग हो गया 4 के साथ में, और R का मैचिंग हो जाएगा 2 के साथ में, और उसके साथ में हमें केवल A ऑप्शन दिखाई दे रहा है। S का मैचिंग तो डायरेक्टली मतलब यहाँ से ऑप्शन से ही पता चल रहा है। बाकी वैसे देख सकते हो कि H2S को हमने कॉमन आयन इफेक्ट दे रखा है HCl का, यानी बहुत कम सल्फाइड हमने बनवाया, और बहुत कम सल्फाइड उनके लिए चाहिए होता है जिनका KSP अत्यंत कम होता है, और वो है 2nd ग्रुप के रिएजेंट। 2nd ग्रुप के रिएजेंट्स में कॉपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम तो एकदम लास्ट में चला जाता है, तो यहाँ पर कॉपर जो है वो इसके साथ मैच करेगा, तो S का 1 के साथ में मैचिंग हो जाएगा। तो दिस वे दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, एंड क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा A ऑप्शन। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, क्योंकि केवल यानी 16 क्वेश्चन ही थे, और अब दोनों क्वेश्चन ही जो कि ऑर्गेनिक के हैं, तो अब उनको आपके सामने घनानंद सर डिस्कस करेंगे। गेन जो है IIT अपना क्वेश्चन का पैटर्न हर हमेशा चेंज करते रहता है, और IIT हर हमेशा एक ही चीज सोचती है कि क्वेश्चन टफ नहीं पूछती है, सिर्फ पैटर्न चेंज करती है, अपना IQ लेवल को चेक करती है। अगेन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मैच ऑफ द कॉलम है, मैच ऑफ द कॉलम है। सबसे बड़ी बात देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका, ये क्वेश्चन इससे पहले भी एक बार आ चुके हैं। क्या है? मतलब यही क्वेश्चन नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट, क्या बोला? द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शंस इन लिस्ट 2। तो बोल रहा है लिस्ट 2 में क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। पहले हम एक एक स्टेप करके करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं। देखिए, ये क्या दिया हुआ? टोलिन दिया हुआ। टोलिन पर ये आपको अच्छे से पता होगा ये कौन सा रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? तो बेंजल डिहाइड बनाते हैं प्रोडक्ट हम। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है? सेकेंड, बेंजोइक एसिड पर PCl5। बेंजोइक एसिड पर अगर हम PCl5 लेते हैं तो बच्चों OH ग्रुप को हटाकर क्या बन जाता है? Cl ग्रुप आ जाता है। तो ये बन गया हमारा Cl। उसके बाद NH3, ये Cl को हटा देगा तो क्या बन जाएगा? ये NH2 आ जाएगा। देन क्या किया गया है? P4O10। ये कुछ नहीं होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में जनरली इसका हम यूज करते हैं, और ये क्या बना देगा? साइनाइड बना देगा। ठीक है, तो P ऑप्शन का माने कि ये दो लिस्ट 2 में 1, 2 का जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमने देखा। नाउ अब इसका देखते हैं प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन पर FeSCl। नाइट्रोबेंजीन, अगर हमने नाइट्रोबेंजीन लिया, नाइट्रोबेंजीन पर FeSCl क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करेगा? इसको NH2 के रूप में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इसके बाद क्या लिया गया है? HClNaNO2, बहुत फेमस रिएक्शन है डायजोनियम बनाने का। तो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट ये N2+ बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज
क्या लिया गया 5 डिग्री सी, 5 डिग्री सी माने कि 5 डिग्री सी विथ H2O स्टेबल होता है। ये यहां पर जनरली हम वाटर लिए, क्या लिए वाटर लिए एंड 5 डिग्री सी पर रिएक्शन नहीं करेगा प्रोसीड। वार्म वाटर होता है देन हम फिनॉल बनाते हैं, या हमारा ये प्रोडक्ट क्या क्या रह जाएगा एज इट इज नाइट्रो डाइजोनियम सॉल्ट रह जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट के रूप में रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जाते हैं टोलिन। टोलिन लिया हमने और यहां पर क्या किया है क्लोरीनेशन। देखिए टोलिन का 3 टाइप से क्लोरीनेशन होगा, मोनो, डाई एंड ट्राई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, उसने एक स्टेप में लिखा है टॉलेंस रीएजेंट। इससे पहले भी आईटी में आया हुआ था, हम 1 बार करें, 2 बार करें या 3 बार करें, ये कंफ्यूजन था। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में 2 बार करवाया हुआ है। लेकिन यहां पर जो नेक्स्ट रिएजेंट है इस चीज को बता रहा है कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब आप 2 बार मोनोक्लोरिनेशन करवाइए और फिर वाटर दे रखा है तो क्या बन जाएगा वहां पर अल्डिहाइड बन जाएगा। तो देखिए जनरली हम क्या करेंगे, ये CH Cl Cl, लेकिन वाटर दे रखा है तो ये क्या होगा Cl Cl हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा एक अल्डिहाइड बन जाएगा। नाउ अल्डिहाइड गिव्स द टॉलेंस टेस्ट, ये टॉलेंस टेस्ट दे देगा। टॉलेंस टेस्ट देगा तो क्या बन जाएगा हमारा ये एक एसिड बन जाएगा। अब उसके बाद क्या डाला गया है SO2Cl2। जनरली हम लोग पढ़ते हैं SOCl2 भी और SOCl2 दोनों का भी काम लगभग सेम ही जैसा होता है। तो ये OH हटकर क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा। देन फिर क्या डाला गया है NH3, तो NH3 यहां से हटकर Cl हटकर क्या बन जाएगा यहाँ पर NH2 आ जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट बना किसका 4th वाले का। नाउ 5th वाले का देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। एनिलीन पर एनिलीन लिया हमने, इस पर एनहाइड्राइड लिया है NHCO CH3 बनेगा। देन क्या किया है नाइट्रेशन किया हुआ है तो नाइट्रेशन करवा देंगे NHCO CH3 और ऑर्थो एंड पारा पर नाइट्रेशन होगा। लेकिन ऑर्थो ग्रुप पर क्या है बल्कि ग्रुप, इसके कारण से क्या लगेगा रिपल्सन लगेगा, तो ऑर्थो ग्रुप पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्या बनेगा पारा पर क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। देन नो क्या किया गया है वाटर ले लिया गया है, तो फिर ये जो ग्रुप है यहां से हाइड्रोलिसिस NH2 और ये क्या बन गया NO2, ये हमारा प्रोडक्ट बना। नाउ अब हम क्वेश्चन पर वापस जाते हैं। लिस्ट 2 का जो प्रोडक्ट बना है हमने बनाया है। नाउ द रिएक्टेंट ऑफ द नेम्ड रिएक्शन मेंशन इन द लिस्ट 1, मतलब बोल रहा है कि जो लिस्ट 2 का जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट 1 का रिएक्टेंट के रूप में लेना है हमें। ठीक है, चलिए आइए स्टेफेंस रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखा है, उसके लिए क्या लेते हैं हम लोग। अच्छा एक बच गया था, नहीं ठीक है बनाया हुआ था। देखिए स्टेफेंस रिएक्शन किसमें यूज करते हैं बच्चों साइनाइड। तो साइनाइड वाला क्या है, ये हमारा एक साइनाइड बना था तो P का क्या है ऑप्शन, P का 2 है ऑप्शन। ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन में क्या लेते हैं डायजोनियम लेते हैं। और हमने एक प्रोडक्ट बनाया था अभी डायजोनियम, किसमें बनाया था हमने 3 में बनाया था। किसमें बनाया 3 में, तो P का 2 था, Q का 3 आया। अब देखते हैं R का क्या आएगा। R हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो ये जनरली किसमें यूज करते हैं एमाइड में करते हैं। तो एमाइड भी हमारा बना हुआ है। एमाइड किसमें बनाया है हमने, एमाइड बनाया है 4 में।
R का क्या हो जाएगा 4। एंड कैनिंजारो रिएक्शन, तो बेंजल्डिहाइड या कैनिंजारो रिएक्शन वो रिएक्शन देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो हमने फर्स्ट वाले केस में एक बेंजल्डिहाइड बनाया था, तो बेंजल्डिहाइड गिव्स अ कैनिंजारो रिएक्शन, मतलब S का क्या हो जाएगा 1। अब हमारा मैच कर लेंगे P का 2, मतलब 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, आंसर विल बी B। चलिए गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन क्या है, मैच ऑफ द कॉलम है। और इस रिएक्शन को देखिए, मैच ऑफ द कॉलम में कभी कभी जरूरी नहीं कि हमको सब कुछ आता ही रहे, हम कुछ अलग, कुछ जैसे कि दिख रहा है आपको बहुत सारा लंबे लंबे कंपाउंड है, देख कर ही बच्चे डर जाते हैं। तो ऐसे केस में आप जिस कंपाउंड के बारे में आप श्योर शॉर्ट है ना, उसको पकड़ा कीजिए। ये भी क्या है ना, एक प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्रिक एंड टेक्निक ही है। आपको कितना नॉलेज है वो मैटर नहीं करता है, कभी कभी टाइम को सेविंग करने के लिए भी इस टाइप से देखा जाता है। देखिए हम यहीं से उल्टा स्टार्ट करते हैं, NH2, और ये आपको आता होगा ओसाजोन फॉर्मेशन में, कुछ ग्लूकोज का ओसाजोन फॉर्मेशन करते हैं, और यहां लिखा हुआ है रिएक्शन विद ग्लूकोज विल गिव कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन। ठीक है, तो S का तो हमें श्योर शॉर्ट दिख गया, क्या 3 दिख गया। देन नो, ये एक एनिलियम आयन बनाया है, और क्या देखते हैं, ठीक है, R का NH3 प्लस, क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ फिनाइल डाइजोनियम, मतलब यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, एक डाइजोनियम दिया हुआ है, और डाइजोनियम का रिएक्शन किसके साथ पढ़ते हैं, फिनॉल के साथ, एनिलीन के साथ। लेकिन अब आप बोलिएगा सर हमें तो एनिलीन दिया ही नहीं है, हमें तो एनिलीन नहीं दिया हुआ है, हमें तो ये कब से बेस बन गया, क्योंकि ये तो NH3 प्लस है। तो बेटा हम लोग माइल्ड एसिडिक मीडियम लेते हैं, जब कभी भी एनिलीन का जो रिएक्शन होता है क्या लेते हैं, माइल्ड एसिडिक मीडियम लेते हैं। अगर आप माइल्ड एसिडिक मीडियम नहीं लेंगे तो वो हो सकता हो NN कपलिंग हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए R का क्या हो जाएगा आपका, ये क्या एक प्रकार से हमारा एनिलीन है, और चूंकि ये जो रिएक्शंस होते हैं माइल्ड एसिडिक मीडियम में होते हैं, तो R का क्या हो जाएगा, R का फर्स्ट। ठीक है, देन नाउ अब देखिए ये सभी कुछ लंबे लंबे कंपाउंड दिए हुए हैं, तो अब हम थोड़ा से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन विथ फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई। देखिए जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, एक ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और ये एक बॉन्ड टूटेगा। रिएक्शन विथ फिनाइल डाइजोनियम, तो फिनॉल है, डाइजोनियम के साथ रिएक्शन दे सकता है, लेकिन पारा जो ग्रुप क्या है इसका ब्लॉक है, इसीलिए ये इसके साथ तो रिएक्शन नहीं देगा। अगर पारा, क्योंकि फिनॉल का डाइजोनियम के साथ रिएक्शन होता है, लेकिन पारा ग्रुप क्या होता है, ब्लॉक है इसका, इसीलिए ये नहीं देगा। देन रिएक्शन विथ, इसका फर्स्ट का देख रहे हैं, रिएक्शन विथ निनहाइड्रिन गिव्स पर्पल कलर। निनहाइड्रिन टेस्ट क्या होता है, अमीनो एसिड प्रोटीन का एक टेस्ट होता है। ठीक है, रिएक्शन विथ वो भी जनरली 1 डिग्री ही देते हैं, निनहाइड्रिन टेस्ट 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन नहीं देते हैं, इसीलिए हम लोग देते हैं, लेकिन कलर डिफरेंट हो जाते हैं। बेसिकली ये निनहाइड्रिन टेस्ट 1 डिग्री के लिए देखते हैं। तो रिएक्शन विथ निनहाइड्रिन गिव्स पर्पल, और पर्पल कलर जो होता है ना वो 1 डिग्री में ही आता है, 2 डिग्री 3 डिग्री मीन्स प्रोलाइन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलाइन एक कंपाउंड है, उसका कलर अलग आता है, और 1 डिग्री का ही क्या आता है, पर्पल कलर में आता है। तो रिएक्शन विथ
ninhydrin gives पर्पल कलर एंड इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ, देखिए ये पहला पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है, रिएक्ट्स विथ FeCl3 gives वायलेट कलर। तो देखिए जितने भी अमीनो एसिड है निनहाइड्रिन टेस्ट तो देगा ही देगा, तो दो अमीनो एसिड दिख रहे हैं, निनहाइड्रिन टेस्ट दे देगा, सही बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि रिएक्ट विथ FeCl3 गिव्स वायलेट कलर। तो फिनॉल का अगर हम FeCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ये वायलेट कलर होता है। इनफैक्ट नोट फिनॉल, एनिलीन के साथ भी करेंगे तो वायलेट कलर के रूप में कंपाउंड आ जाती है। तो ये यहां पर क्या हो गया, आपको फिनॉल मिलेगा और फिनॉल हमारा देता है। तो P का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन नाउ P का सेकेंड। देन नाउ अब बात करते हैं Q की। देखिए Q रिएक्शन विथ फिनाइल डाइजोनियम, तो एनिलीन तो यहां कुछ बन ही नहीं रहा है जो कि हमारा 1 के साथ रिएक्शन करेगा। सेकेंड ऑप्शन आते हैं रिएक्शन विथ निनहाइड्रिन, तो जो बिल्कुल सही बात है, अमीनो एसिड ब्रेक करेगा। ये कहां से ब्रेक करेगा, हाइड्रोलिसिस यहां से करेगा, ठीक है। रिएक्शन विथ निनहाइड्रिन गिव्स पर्पल कलर, और ये यहां से करेगा और ये यहां से करेगा। देखिए इस कंपाउंड में FeCl3 वॉलेट कलर देने के लिए फिनॉल चाहिए, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनॉल टाइप का कंपाउंड चाहिए, डबल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। तो यहां तो ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है, मतलब फिनॉल, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो P सेकेंड तो नहीं हो सकता है। देन नाउ आते हैं रिएक्शन विथ ग्लूकोज, नहीं। उसके बाद क्या रहा था कि बेटा ये 4 वाला ऑप्शन ना किसी के साथ मैच ही नहीं कर रहा है। अगर लास्ट ऑप्शन को देखें, आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट विल गिव निनहाइड्रिन टेस्ट। हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा। अमीनो एसिड बनेगा तो जनरली जितने भी अमीनो एसिड हैं सभी के सभी निनहाइड्रिन टेस्ट देते हैं, तो बात तो सही हो गया। उसके बाद बोल रहा है डज नॉट गिव पॉजिटिव थैलिन डाई टेस्ट। तो बेटा ये जो है ना 5 ऑप्शन, यही हमें लग रहा सही है। कंपाउंड को गौर से देखिए, थैलिन, ये यहाँ पर कुछ भी फिनॉल, इसके लिए क्या होना चाहिए, फिनॉल होना जरूरी था। थैलिन के लिए क्या होना चाहिए था, फिनॉल होना जरूरी था। तो Q का हमारा जो ये जो मैच कर रहा है किसके साथ, 5 के साथ मैच करेगा। देखिए 9 B में P का 2, P का 2 के साथ हमने रिएक्शन करवाया था, P का 2 के साथ हुआ था, ठीक है। उसके बाद P का 2, Q का 5, R का 1 एंड S का 3, दिस इज द योर ऑप्शन। और बेटा इसी के साथ आपका ऑर्गेनिक कवर होता है। इस बार का ऑर्गेनिक क्वेश्चन जो थे काफी इजी तो नहीं कह सकते हैं, टफ भी नहीं कह सकते हैं, 2-3 जगह पर ट्विस्ट किया था, ठीक है। एक जो क्वेश्चन था मोल परसेंटेज वाला, उसमें ट्विस्ट किया हुआ था, और सभी के सभी क्वेश्चन एक लाइन में बनता हुआ था, बनने वाला है। बस कंप्लीट मतलब कि लेंथी क्वेश्चन थे काफी, बल्कि इतना कम टाइम में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए आइए इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।